आज हमारे बीच जो महानुभाव हैं, उनके बिना कोई भी पॉडकास्ट चैनल, ऑफिशियली पॉडकास्ट चैनल होती नहीं है। क्योंकि मैंने उनसे अभी शर्त लगाई है कि आई थिंक ही इज द मोस्ट पॉडकास्टेड, इफ देयर इज अ वर्ड, पॉडकास्टेड पर्सन इन इंडिया। उनके पॉडकास्ट, उनके रिसर्च आर्टिकल्स, many people, just talk about him in a fun way. He is fun, but all his antics aside, I actually have learned a lot reading his article, reading his research. Ladies and gentlemen, we have with us Mr. Abhijit Iyer Mitra. थैंक यू। मेरा सर फूल रहा है आपकी प्रेज के बाद। सर फूल रहा है आपका। मुझसे किसी ने कहा कि यू आर द अनुपम खेर ऑफ पॉडकास्ट टुडे। जैसे 80s 90s में कोई भी फिल्म बन नहीं सकती थी विदाउट अनुपम खेर। अनुपम खेर यूज्ड टू ब्रैग अबाउट दिस कि एक फिल्म का रोल जो रोल होता है एंड अनुपम खेर, इसके बगैर बॉलीवुड सर्वाइव ही नहीं कर सकता। तो पॉडकास्ट की दुनिया में आज आपका वही महत्व हो चुका है, एक्सेप्ट दैट यू हैव मोर हेयर देन अनुपम खेर। आई थिंक you have more hair than Anupam. Look, to be fair to Anupam ji, he shaves his head. अच्छा। So he does have a bit of stubble on the sides and things, but he shaves. I don't shave. I've got the Yasser Arafat habit. Yasser Arafat याद है क्या करते थे? हर 7 दिन में एक बार अपना दाढ़ी बनाते थे। अच्छा। तो कई बार आपको लगेगा उनका दाढ़ी बहुत क्लोज है, कई बार लगेगा उनका दाढ़ी थोड़ा बड़ा है। हाँ। तो वो यासिर अराफात वाला हैबिट है। यासिर अराफात पे तो अभी हम लोग जाते हैं, पर दुनिया तो हर पल बदलती रहती है। आपको पता है ट्रम्प हैज टेकन ओवर एज द प्रेसिडेंट, द 47th प्रेसिडेंट, ट्रम्प 2.0 भी है, प्लस वी हैव डेली इलेक्शंस हियर। बहुत कुछ चल रहा है। लेट्स स्टार्ट विद ट्रम्प बिकमिंग द प्रेसिडेंट। पहली बात तो, डिड यू एक्सपेक्ट दिस इज गोइंग टू हैपन? हाउ बिग अ विक्ट्री इज इट? जस्ट पुट दैट इन पर्सपेक्टिव। ये कितनी बड़ी जीत है, अगेंस्ट व्हाट ऑल ऑड्स है ये? तो मैं इसके लिए प्रे कर रहा था कि वो जीते, पर मेरे को लग नहीं रहा था वो जीतने वाले। हाँ। क्योंकि पूरे स्टेट का इंस्टीट्यूशंस उनके खिलाफ, ये डेमोक्रेट वर्सेस रिपब्लिकन पार्टी नहीं था, ये डेमोक्रेट पार्टी वर्सेस द CIA, डेमोक्रेट पार्टी प्लस CIA प्लस FBI प्लस साउथ डिस्ट्रिक्ट न्यूयॉर्क प्लस सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट न्यूयॉर्क प्लस पूरे कंट्री के अटॉर्नीज प्लस ACLU, बिग मीडिया, बिग मीडिया, CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, सब मिलके ट्रम्प के खिलाफ था। और मेरे को लग नहीं रहा था, क्योंकि इन्होंने इतना इंस्टीट्यूशन, इधर बोलते रहते हैं ना कि इलेक्शन जब वो जीतते हैं तब डेमोक्रेसी की जीत हुई है, जब बीजेपी जीतता है तब EVM रिग्ड है। यहाँ असली में सब कुछ रिग्ड था। और उसके बावजूद ट्रम्प जीतना इज समथिंग ट्रूली स्पेक्टेक्युलर, राइट? और ये अब मैं मानूंगा ये एक किस्म से इलॉन मस्क की वजह से हुआ है, क्योंकि अगर वो ट्विटर फ्री नहीं होता, तब तक ये हो नहीं सकता था। जिसे इलॉन मस्क सेव्ड फ्री स्पीच। I think so. You think so? He did. Between Substack and Elon Musk, Substack पे ये डीप्लेटफॉर्मिंग नहीं करता है, ठीक है? और जो पूरा जो CIA था, FBI था, प्रेसिडेंट का ऑफिस था, सब बुला के धमकी देते थे फेसबुक को, ट्विटर को, इसको उसको, कि आप ये निकालो, ये मिस इन्फॉर्मेशन है, ये डिस इन्फॉर्मेशन है, इसको ब्लॉक करो, ना करो। In spite of that, he bought it. They tried to cancel Elon Musk. Yeah. और उसके बावजूद उसने अपने जिद पे अड़े रहे, और नतीजा देखो, है ना? अब असली में फ्री स्पीच प्लेटफॉर्म हो गया है। जो लेफ्टिस्ट उसको हेट स्पीच मानते हैं, ठीक है? हेट स्पीच होता क्या है भाई? कोई जस्टिफिएबल स्टैंडर्ड है हेट स्पीच का? ठीक है ना? जस्टिफिएबल स्टैंडर्ड माने क्या होता है? यानी कि मैंने बोल दिया कि करण वर्मा हत्यारा है, ठीक है? नो, हत्यारा आप तब बनते हो जब कोई लाश मिले, कोई या खून के बूंद मिले, या कोई वीडियो होगा या कुछ होगा, ठीक है? नहीं, इनके लिए हर चीज हेट स्पीच है। क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं, बस। तो इमेजिन इट इज द विक्ट्री ऑफ 5 against 5,000, essentially. And there's lot of celebration across the world जो हुआ, especially इंडिया में बहुत celebration हुआ, and 2-3 themes थी. I mean, some were saying it's a civilizational war.
Bill O'Reilly, who used to be with Fox, then turned out to be then is now an independent. He said it's a civilizational war between tradition and wokeism. And हर तरफ मतलब जो इनके इतने ज्यादा पोलराइज था, those who hated Trump really hated him. बिल्कुल. एंड इंडिया में बहुत सेलिब्रेशन हुआ इसका. तो लोग कहते हैं जो सेलिब्रेट कर रहे हैं वो सब संगी हैं, उनको अभी होश आएगा जब टैरिफ लगेंगे, उनको अभी होश आएगा जब H1B वीजास पर कटौती होगी. हाउ डू यू सी इट विद रिस्पेक्ट टू इंडिया? वाज इंडिया ओवरजॉयड? वो जरूरी था या राइटली था? हर रिश्ता में और जो इधर हमारे दर्शकों में जो मियाँ बीवी होंगे उनको पता है कि सबसे जो मंगल मैरिज है उसमें भी थोड़ा तनाव रहता है. या तो पति रात को खुराटे मारता है, या तो थोड़ा उसका बॉडी ओडर का प्रॉब्लम रहता है, या बीबी खाना ठीक से नहीं पकाती, या बीबी का वॉइस थोड़ा श्रिल सा है, कुछ ना कुछ होते रहता है. ठीक है, इसमें हमको 90% जो हम चाहते थे मिल गया. 10% क्या है? टैरिफ और H1B. Now H1B मैं ये नहीं मानता हूं ये अच्छी चीज है. H1B अगर कंप्लीटली बंद भी कर दे ये इंडिया के लिए नेट पॉजिटिव है, क्योंकि वो लोग हिंदुस्तान में ही रहेंगे. हमने आपको पता नहीं है ये एजुकेशन जो IIT FIIT में जो मिलता है आपको कितना सब्सिडाइज्ड होता है. ठीक है, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी में करके देखो कई गुना ज्यादा आपको देना पड़ेगा. पर IIT वाले फिर टैक्स पेयर के सब्सिडी पे अपना डिग्री करके फिर अमेरिका चले जाते हैं. फिर हमारा क्या फायदा? हमने क्यों इन्वेस्ट किया उन पे? ठीक है, वो क्या कर रहा है अभी कि H1B में कई सारे वायलेशंस हो रहे थे. लोग H1B पे जाके साइड पे काम कर रहे थे, पार्ट टाइम स्टूडेंट वीजा पे जाके पार्ट टाइम काम कर रहे थे, वो सब रोक दिया है. ठीक है, सो देयर इज अ स्ट्रिक्टनिंग कि H1B में कंडीशन ये लिखा है, हम कंडीशन को इंपोज करने वाले हैं. ठीक है, ये अच्छी बात है. वैसे मैं H1B को कंप्लीटली रद्द करना भी हिंदुस्तान के लिए तो बहुत अच्छा मानता हूं. ठीक है, सो दिस इज नॉट ए नेशनल इंटरेस्ट. लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट द ब्रेन ड्रेन. इट विल स्टॉप द ब्रेन ड्रेन. ठीक है, गुड फॉर आवर कंट्री. जो दूसरा है टैरिफ्स, ये हम पहले भी कर चुके हैं अमेरिका के साथ. इसका ना देखिए, जब ट्रंप ने टैरिफ अनाउंस किया था, पहले ट्रंप 1 में जब अनाउंस किया था, तो बाकी सब ने इमीडिएटली धमकी दी थी कि हम भी टैरिफ करेंगे. क्या हुआ हिंदुस्तान ने? चलो बात करते हैं, समन्वय ढूंढते हैं. वो नॉर्मल वो हम मम्बो जम्बो करते हैं ना, हाँ चलो बैठते हैं. 3.5 साल हमने बात किया, फिर ट्रंप चले गए और कोई टैरिफ नहीं हुआ. ठीक है ना, सो इस बार भी वही करेंगे. वी नो हाउ टू डील विद. But he's a no-nonsense guy. He's a complete no-nonsense. He acts fast and he doesn't beat around the bush. नहीं. अभी हमने देखा कोलंबिया के साथ क्या हुआ. कल रात की ही बात है. इसने 25% टैरिफ कहा, डबल डाउन अगर आप नहीं ले रहे हो फ्लाइट्स. और सब जो उनका पॉलिटिकल क्लास है, सब आपका वीजा कैंसिल, आपका सब रेगुलर वीजा अपॉइंटमेंट कैंसिल. और वो सैंक्शन अभी भी लागू है जब तक पहला प्लेन लैंड नहीं करता है. टैरिफ तो नहीं लगाया क्योंकि 10 घंटे के अंदर कोलंबिया ने यू टर्न कर लिया. पर जो वीजा रेस्ट्रिक्शन है, अभी भी अमेरिकन एम्बेसी बोगोटा में कोई भी वीजा इंटरव्यू नहीं हुआ है आज तो नहीं हुआ है. आज माने हमारा दिन है, उनका अभी रात है, पर कल शाम को नहीं हुआ था. ठीक है, सब कैंसिल हो गया था. जब तक वो पहला फ्लाइट लैंड नहीं करता है बोगोटा पे और वो इमिग्रेशन पार नहीं करते, तब तक वो वीजा सैंक्शंस रहेंगे. और उनके पॉलिटिकल क्लास के सब खानदान पे वीजा रिस्ट्रिक्शन लग गया है. ठीक है, सो डर के मारे उन्होंने कर दिया. He unsettles you, you know. He completely unsettles you. और हमने तो पहले आपने देखा था वो मार्को रूबियो के साथ जो जयशंकर का पहला मीटिंग जयशंकर के साथ हुआ था. जयशंकर ने साफ साफ बोल दिया अगर इलीगल है भेजो. हमने कभी बोला है नहीं भेजो. हमारा तो अगर 18,000 है इलीगल, हमने कभी भी ये नहीं बोला है आप वापस नहीं भेज सकते. ठीक है, तो 18,000 है, भेजो सब, हम उनका ये करेंगे. मुझे थोड़ा ये बताइए, you've been with diplomats, you've been with politicians, traveled the world. Have you ever seen a phenomena like Trump who talks in this language, who is so cut to cut? कोई भी है इसका एग्जाम्पल आज तक जो आपने देखा हो कि इस तरह का व्यक्ति और वो भी प्रेसिडेंट बन गया हो? तो इसमें ना बिना, अगर आप चाइनीज या नॉर्थ कोरियन ऑफिशियल लैंग्वेज पढ़ोगे, वो बहुत गाली गलौज करते हैं मेरी तरह. अच्छा. हाँ, यानी कि
वो बोलेंगे, वो जैसे केनेडी को बोलते थे, ही इज द रनिंग डॉग ऑफ कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म का भौंकता दौड़ता हुआ कुत्ता। नॉर्थ कोरिया बोलेंगे कि वो टपोरी है, चपरासी है, ऐसे 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 लैंग्वेज ऑफिशियल में इस्तेमाल करते हैं। पर ये बिना गाली गलोच दिए मैक्सिमम बोलेगा आप बुद्धू है, ठीक है। बहुत डायरेक्ट बात करता है। अब ये अच्छा भी है, बहुत अच्छा है। क्यों, मैं बताता हूं। जनरली डिप्लोमेटिक इसमें माना जाता है कि अगर आपने ये बहुत डायरेक्टली बोल दिया तो घर पे सिचुएशन बहुत मुश्किल हो जाता है, कि फेस सेविंग एग्जिट जिसे कहते हैं ना, कि मेरे को आपको कंसेशन देना पड़ रहा है, देना नहीं चाहिए, अगर घर पे पता चल गया तो बवाल हो जाएगा। पर तो इसीलिए बोलते हैं नहीं नहीं ये दहेज नहीं दे रहे हैं, बस एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन दिखा रहे हैं, ये इसीलिए हमको मर्सिडीज गाड़ी दे रहे हैं, ताकि क्यों उनके फूले ना समाये कि हमने उनके बेटी के साथ शादी करना चाहा, तो वो प्यार से दे रहे हैं, दहेज नहीं है। तो ये फेस सेविंग जो डिवाइस होता है ना, उसकी तरह होता है। प्रॉब्लम क्या होता है कि हिंदुस्तान के जो बाबू होते हैं, उनमें अगर आपने ये फेस सेविंग दे दिया ना, वो वापस आके बोलते हैं अरे भाई हम तो जीत गए, है ना। वो आपको पता है हमने बस एक मर्सिडीज दिया है, असली में वो हमसे 100 मर्सिडीज लेना चाहते थे, ठीक है। सो इट एक्चुअली, एंड दिस इज व्हाई यू नो, जब पहला ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन था, मैंने कभी भी एमईए बाबुओं के मुंह पे डर नहीं देखा है जो मैंने जब ट्रंप था देखा। अच्छा, मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो अपने आप को तो खुदा के, अरे खुदा के वो फरिश्ते नहीं है, खुदा उनके फरिश्ते हैं। वो खुदा है और भगवान एमईए का फरिश्ता है, ठीक है ना। तो जब ये एटीट्यूड होता है और ट्रंप आता है ना, सब चुचुंदर की तरह करके हो जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है देख के। इसने किसी को भी नहीं छोड़ा, एंड आई वांट टू अंडरस्टैंड देयर इज अ मेथड आल्सो इन हिज मैडनेस, है ना। आज जो मार्को रूबियो है, जो इसका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, इसने उसको प्राइमरीज में जब चल रहा था, कितनी बेइज्जती की थी, ट्रोल किया था इसने, लिटिल मार्को, पब्लिक दिस लिटिल मार्को, उसका एक पानी की बोतल पी थी कि ये तो ही इज नर्वस, ही कांट, एंड उसी को बाद में इसने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया। जस्टिन ट्रूडो की तो इसने ले ही ली बॉस, मतलब कितनी बुरी तरह से है इसने, और उसी के वजह से जस्टिन ट्रूडो को क्विट करना पड़ा। He came down immediately, Mar-a-Lago, तुरंत ही flew down to Florida। और उस मीटिंग के बाद जस्टिन ट्रूडो 2 हफ्ते के अंदर अंदर प्राइम मिनिस्टर ना रहा, क्योंकि वो ट्रंप का जो टैरिफ थ्रेट था, ये थ्रेट था, उसी के वजह से क्रिस्टिया फ्रीडलैंड पैनिक होके उसने एक बजट तैयार किया, जो जस्टिन ट्रूडो ने बोला नहीं नहीं और स्पेंड करो, और बोल रही भाई ये टैरिफ लगाने वाला है, पागल हो गए हो, इस ऐसे तो हम स्पेंड नहीं कर सकते। नॉट दैट शी इज वेरी गुड फिस्कली और एनीथिंग, वो भी कंप्लीट लेफ्ट विंग पागल है। वो तो और भी पागल है, उसका तो दादा एक्चुअल में नाज़ी थे, नाज़ी बोल के घूमते हैं, वो असली नाज़ी थे। और वो बोलती है कि भाई नाज़ी लोग इतने बुरे नहीं थे, हमको नाज़िज्म को समझना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इतना वो जो संतुलन था लिबरल पार्टी में टूट गया कि जस्टिन ट्रूडो को क्विट ही करना पड़ा फिर। And what was your reaction जब उसकी inaugural speech थी, when Donald Trump started his inauguration speech? मतलब I was seeing Hillary was laughing, but अंदर से Biden was looking at it like। पर हिलरी तो नहीं थी उधर। हिलरी थी? नहीं वो इस पे she didn't come. She did come. No. Michelle did not come. Hillary was there. Obama was there. Hillary wasn't there. Barack Obama was there. Bill and Hillary Clinton were there. I didn't see them. हाँ, Hillary Clinton laughed when he said Gulf of Panama is now Gulf of America, and when he Panama Canal is now क्योंकि मेरा जो दृष्टिकोण है, आपने वो ये सुना है अर्जुन और वो मछली की आंख वाला कहानी, उसकी तरह मेरा दृष्टिकोण पूरा का पूरा बाइडन और स्पेशली कमला पे था। और जब भी वो कैमरा कोई दूसरे एंगल पे जाता, मैं बोलता था गाली गलोच, फिर कमला का चेहरा दिखा मेरे को, पूरा कमला का
मैं तो सोच रहा था वो सडनली एक हथौड़ा लेके खुद अपना सर फोड़ देगी, या टी का कप है वो लेके स्मैश कर देगी, या रोना शुरू कर देगी, कुछ ऐसा ना ऐसा। बट नाउ वो बहुत ज्यादा ड्रग्स लेके बैठी होगी, बहुत ज्यादा थी उसकी। एक हाँ, रैंट जो थी कुछ दिन पहले, जो हाँ। बिफोर दैट आल्सो वाज अ टेरिबल मेल्टडाउन। बट नाउ दैट 2020 पुरानी बात हो गई, व्हाट डू यू थिंक? डू यू थिंक 2020 इलेक्शन, यूएस इलेक्शन वाज रिग्ड, जो ट्रम्प बोल रहा था, व्हिच कुड नॉट बी प्रूवन इन अ कोर्ट ऑफ लॉ? व्हाट डू यू थिंक नाउ? मैं उसमें इतने सारे इरेग्युलरिटी थे, आई डोंट थिंक वो रिजल्ट बदलता। ओके, बट उसमें बहुत सारे इरेग्युलरिटीज थे। वोट काउंटिंग पे वोट खो जाना, Mail in ballots लास्ट जो आए मिनट मेल इन बैलेट्स, एवरीथिंग। इट वाज अ हाईली इरेग्युलर इलेक्शन, बट आई स्टिल थिंक कि बाइडेन वो इलेक्शन जीतते। और ये क्यों था? क्योंकि उनको पता नहीं था लोकल पॉपुलेशन को, उनका कोई ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ही नहीं था। ट्विटर इतना सेंसरशिप कर रहा था, फेसबुक कर रहा था, गूगल कर रहा था। अगर आपको कोई दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए था वो नहीं मिल रहा था आपको। अगर आपको आपको लग रहा था कि डेमोक्रेट सच बोल रहे हैं इसके बारे में। उसके बाद देखिए, मैं ये मानता हूं कि ट्रंप को एक सक्सेसफुल, अगर ट्रंप जीत जाते तो वो इतना डिसाइसिव नहीं होते जैसे वो अब हैं। बिकॉज़ तीनों हाउस, ट्रंप के लिए सब कुछ है इस बार। 20th जनवरी वाला ट्रंप, जिसने अपने सब इलेक्शन प्रॉमिस पहले 2 दिन में पूरे कर दिए, वो होने के लिए बाइडेन का जीतना बहुत जरूरी था। ठीक। तो आखिरकार जो अच्छा होना था हो ही गया। तो 4 साल में ना, मैं क्यों इस पे आया, 2020 में जो बिग स्टोरी थी हंटर बाइडेन की, जो लैपटॉप स्टोरी थी, जिसको कि छुपाया गया, एंड देन ट्विटर, व्हेन देयर वाज अ चेंज इन लीडरशिप ऑफ ट्विटर, it came out that yes, we did cancel that, we did hide that. And that's where we talk about the deep state. You know, the deep state wanted Biden to win that election. There were a lot of forces at work. And when we talk of deep state, हिंदुस्तान में भी अब सोरोस जी के बारे में इतनी चर्चा होती है कि हमारे जो डिबेट्स वगैरह में, उसमें तो आधे लोग उनको सरोज जी बोलने लगते, सोरोस बोलते हैं, सरोज जी बोल देते हैं। When we talk of Soros and when we talk of deep state, it's no longer कि एक conspiracy theory है. We've begun to realize कुछ दम भी है बातों में. There are societies, there are foundations जो नहीं चाहती यहाँ पे stability हो, चीजें बदले. And there are lots of names जो उछलते हैं. Somebody said कि भाई राहुल सोरोस एक हैं, अलग अलग बातें आई. मैं उन पे भी आपसे पूछूंगा अभी कितना है. What do you think about the Delhi elections? Because अरविंद केजरीवाल के बारे में भी ना कहा गया है, इनफैक्ट आज हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने 2014 में जब कैंपेन कर रहे थे, तब एक लेटर में बोली थी ये बात कि अरविंद केजरीवाल इज एन एजेंट ऑफ द यूएस. दैट वाज अ बिग स्टेटमेंट जो तब आई थी. हाउ मच ऑफ इट डू यू थिंक इज ट्रू? हाउ ही लैंडेड इन इंडिया, द पॉलिटिक्स ही प्लेड, अरविंद केजरीवाल, मैग्सेसे अवार्ड एंड एवरीथिंग. जस्ट सम इट अप फॉर अस. ठीक, तो पहले ये सब समझने के लिए हमको जॉर्ज सोरोस समझना पड़ेगा जी. जॉर्ज सोरोस एक यहूदी है जिसने दूसरे विश्व युद्ध के टाइम पे नाज़ी पार्टी ज्वाइन किया था अपने खाल को बचाने के लिए. ओके. और वो एसएस के यूथ विंग में भर्ती होके, शुट्स्टाफेल जो नाज़ियों का सीक्रेट पुलिस था, जर्मनी का जो सीक्रेट पुलिस था, वो दूसरे यहूदियों को बोलता था वो यहूदी है, वो यहूदी है, वो यहूदी है. इससे बड़ा एक द्रोही हो ही नहीं सकता है. और ये जब से बच्चा है, समझ लो कितने घटिया उसके माँ बाप होंगे कि इतना एक घटिया इंसान पैदा किया है, जानते हुए भी कि वो मरने वाले हैं, उनको चुगली कर रहा था उन पे. और ये करके उसका खुद का खाल बच गया. ये इतना नीच गिरा हुआ घटिया इंसान है. इससे बेहतर अगर आप एक पब्लिक टॉयलेट को चाटोगे, आपका इन्फेक्शन होने का कम चांस है जितना जॉर्ज सोरोस की शक्ल भी देखोगे. अगर कोविड और जॉर्ज सोरोस के बीच में, आप कोविड के लिए पूजा करो कि आपको कोविड हो जाए, कभी जॉर्ज सोरोस ना हो जाए. ठीक है ना. और उसका बिजनेस प्लान भी इसी टाइप का घटिया, नीच,
गिरा हुआ बिजनेस प्लान है। वो क्या करता है, देखिए ऐसे कोई भी अर्थव्यवस्था, कोई भी इकोनॉमी नहीं है जिसमें डिस्टॉर्शन ना हो, ठीक है, इट इज इम्पॉसिबल। हर इवन द मोस्ट परफेक्ट, सिंगापुर के इकोनॉमी में भी मैं आपके लिए डिस्टॉर्शन ढूंढ सकता हूं, ठीक है। अब इसमें इसका ये क्या है, ये हमेशा वो डिस्टॉर्शन देखता है और उसका पैसा बनाने का जो प्लान है वो उस डिस्टॉर्शन को और खराब करना, जो खराब है उसको और खराब करो ताकि मार्केट कोलैप्स हो और मेरा पैसा बने। इसने अपनी जिंदगी में एक भी प्रोडक्ट नहीं बनाया है। ये दूसरों की जिंदगी बिगाड़ के ही अपना पैसा बनाता है। जैसे जब वो बच्चा था, उसने यहूदी होके, यहूदियों पे द्रोह करके, नाजी पार्टी में सम्मिलित होके, उनको मरवा के अपना खाल बचाया। अब वो अपना पैसा ऐसे बचाता है दूसरों की जिंदगी बिगाड़ के, ठीक है। और वो ही इज वेरी प्राउड अबाउट इट, ओपनली बात करता है, नाजी पार्टी में होने की भी बात करता है। और फिर जैसे वो बोलता है मैं ए मॉरल हूं पैसे बनाने के इसमें, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ है, उसने साउथ ईस्ट एशियन जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था, ठीक है, वो डिस्टॉर्टेड मार्केट था, उसने उसको और बनाया और फिर जब कोलैप्स हुआ उसने बहुत सारा पैसा बनाया, ठीक है। अब अमेरिका और जो ओईसीडी इकोनॉमीज हैं आजकल काफी रोबस्ट होते हैं। आई मीन वी कैन डिस्कस द अमेरिकन इकोनॉमी, इट्स नॉट उतना डेट भी अच्छा नहीं है। तो वो क्या करता है, सोशल स्ट्राइफ लाने की कोशिश करता है और एक्सपेंडिचर, आपको कम एक्सपेंडिचर जब करना है, वो बोलता है नहीं देखो ये ब्लैक लोग परसिक्यूटेड हैं, ट्रांस लेस्बियन लोग परसिक्यूटेड हैं, सो इकोनॉमिक कॉस्ट बढ़ता है। आप किस पे, एक नए R&D पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा लगाओगे? नहीं, आपको ग्रीन एनर्जी पे लगाना पड़ेगा और डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूजन पे, DEI पे लगाना पड़ेगा। साउंड्स गुड बट द इंटेंशन इज प्योरली इविल, प्योरली इविल, ताकि आप अपने बच्चों को खाना ना खिलाओ, पर ताकि बाकी लोगों को लगे ना कि आप भूख से मर रहे हो, अपने घर पे पेंट लगाओ। पैसा बर्बाद हो गया पेंट पे, बच्चे भूखे मरेंगे। वो यही करवाना चाहता है ताकि जब आपके बच्चे मरे और आप मरे भूख से, वो आके आपका घर जब्त करते हैं। ये ऐसे किस्म का घटिया, उसको तो मच्छर भी बोलना मच्छर का अपमान है। वो फीमेल एनोफिलीज मच्छर जो है, जो खून चूस के आपको मलेरिया दे देता है, वो तो इसके बराबर भगवान के समान है भाई, ठीक है। अब इंडिया में भी उसका हमेशा से यही प्लान रहा है, ऐसे लोगों को लाओ जो इकोनॉमिक कोलैप्स बहुत जल्दी से कर सकते हैं। अब उसको इसके लिए दो कैंडिडेट दिखाई दिए, एक था अरविंद केजरीवाल और एक था राहुल गांधी। अबे कई सारे और भी हैं, ये जो दो कौड़ी के NGO घूमते फिरते हैं, सिविल राइट्स, ह्यूमन राइट्स करके, ये भी सबसे बड़ा उनका डोनेशन है HRW, ह्यूमन राइट्स वॉच के लिए, ठीक है। और इसमें क्या है कि उन्होंने पहले अरविंद केजरीवाल पे काफी इन्वेस्ट किया था। अच्छा। क्योंकि वो तो एक नंबर का कम्युनिस्ट है, हर चीज में वो फ्रीबी देते रहता है, हिंदुओं को गाली देते रहता था। बट जब से वो इलेक्शन, वो क्या दिल्ली म्युनिसिपल इलेक्शन जो हारे बहुत बुरी तरह से लास्ट टाइम, इस बार तो जीत गए, इस बार जीते, 2017 में हारे थे। हाँ, बहुत बुरी तरह से हारे थे। तब से बरखुरदार ने अपना मूवी रिव्यू बंद कर दिया, ज्यादा ट्वीट करना बंद कर दिया। पहले तो हर चीज पे ट्वीट मारते थे, मोदी भी करना कम कर दिया, बिल्कुल नहीं करते। और उनका, और इससे मेरा एक किस्म से अरविंद केजरीवाल पे थोड़ा विश्वास है कि भाई ये इतना सेल्फ सेंटर्ड है, हाँ, मौका परस्त है। Is that what self-centered? That is opportunist. हाँ, I was saying opportunist. See, जो मौका परस्त लोग होते हैं, हाँ, वो मैं उनको इतना बुरा नहीं मानता हूं। Okay. क्योंकि अगर आप देखिए, वो कुत्ते की तरह होता है। कुत्ते को अगर आप डंडा दिखाओगे डर जाएगा, अगर आप वो हड्डी दिखाओगे करके जो चाहे करेगा, ठीक है। मौका परस्त लोग वैसे होते हैं कि भाई अगर ये काम नहीं किया तो कुछ और ट्राई करते हैं। यू कैन डिसइंसेंटिवाइज देम, यू कैन इंसेंटिवाइज एंड यू कैन डिसइंसेंटिवाइज। राइट। बट व्हाट डू यू डू विद एन आइडियोलॉजिकल इडियट दैट इज राहुल गांधी?
तो उसने अपना पूरा तो नहीं मानूंगा पर ऑलमोस्ट 70% अपना फंडिंग अब राहुल गांधी पे लगा दिया है। क्योंकि वैसा घोंचू तो आपको पाना, वो तो 1000 साल में, जैसे कृष्ण भगवान 5000 साल में एक बार आते हैं, राहुल गांधी जैसा एक घोंचू भी 5000 साल में। ही इज द एंटी कृष्णा। नहीं, मैं सच में बोल रहा हूँ। आप देखिए एक धर्म युद्ध होगा जिसमें वो राहुल गांधी जी अपना एंटी विश्व रूप धारण करके एंटी गीता प्रीच करेंगे, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा भेजा फ्राई करने वाला, उसमें उल्टी बातें ही होंगी। रिजल्ट की सोचो, काम की मत सोचो। ऐसी होंगी, ऐसे ठीक है। डिटैच मत करो, फुल इमोशन लगाओ, पूरी तरह घुस जाओ। अगर हार गए इमीडिएटली सुसाइड कर दो। तो यू नो, सो ये 5000 साल में एक बार में आने वाला एक घोंचू है, और ये मोदी को भी पता है। मैं तो मानता हूं आज भी जब मोदी जी उठते हैं, अमित शाह जी उठते हैं, वो पहले अपने लिए, अपने खानदान के लिए नहीं पूजा करते। वो कृष्ण भगवान या लक्ष्मी देवी या शिव जी या दुर्गा जी के आगे हाथ जोड़ के बोलते हैं, भगवान बस ऐसे करो, आपने बहुत कृपा किया हमको राहुल गांधी देके, राहुल गांधी जैसा ही विपक्ष नेता हमेशा हो। ठीक है। सोरोस ने भी ये देखा, ये बंदा मौका परस्त नहीं है केजरीवाल की तरह। उसको हार और जीत से कोई मतलब ही नहीं, उसको कंट्रोल जब वो हारते भी रहेगा। यार राहुल गांधी की तरह किसी ने इतने इलेक्शन हार के भी इतना पावर नहीं रखा है। 89 हारने के बाद ये हाल 89 इलेक्शंस हारने के बाद ये हाल है। एंड जॉर्ज सोरोस लव्स इट। He's like, भाई ये कहते हैं गारंटीड रिटर्न इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये कभी भी अपना ट्यून नहीं बदलेगा। ठीक है ना। उसके दिमाग में उस टाइम था जुपिटर का वेलोसिटी। उसने पता नहीं किसी कार्टून में देखा होगा जुपिटर का वेलोसिटी, जब एस्केप वेलोसिटी बोला। तो किसी भी चीज पे अगर आप पूछोगे, आप कैसे हैं सर, मेरा दिल ऐसे ही धड़क रहा है जैसे जुपिटर का एस्केप वेलोसिटी। पानी कैसा है सर, वो नीचे जा रहा है जैसे कि जुपिटर का एस्केप वेलोसिटी। ही हैज डिसाइडेड, एंड यू नो कि उसका इदे फिक्स जिसे कहते हैं ना, वेल फ्रेंच में, अंग्रेजी में, बट वी यूज इट इन इंग्लिश, इदे फिक्स। जब किसी चीज पे दिमाग आ गया, वो बाकी कोई चीज देखेगा ही नहीं। हाँ, अर्नब गोस्वामी को कोई क्रेडिट नहीं देता है कि असली जो कूदे ग्रास था वो उसका जो कंसवदन जो हुआ था, वो एक्चुअली अर्नब गोस्वामी ने राहुल के साथ किया। वो मान कैसे गया वो इंटरव्यू करने के लिए? व्हाट वाज ही थिंकिंग? देखो यही होता है जब आप अपने आप को बड़े विद्वान समझते हो पर आप असली में हो नहीं, तो आप बोलते हो भाई ये ऐसे छोटे मोटे लोगों को सबसे बड़ा ले आओ, वो सबसे बड़ा दुश्मन है, उसको ले आओ, उसको भी मैं परस्त कर दूंगा, तो पराजित कर दूंगा। तो अर्नब गोस्वामी को लाए बिकॉज ही वाज द बिगेस्ट नेम एट दैट टाइम। अर्नब गोस्वामी कितने प्यार से बिना कोई इंटरप्शन के डुबा ही दिया। लेट राहुल बी राहुल। उन्होंने जो फांसी का उन्होंने बस रोप दिया उनको। राहुल ने खुद उसका फांसी का फंदा बना के ये कर दिया। और उसी इंटरव्यू से पता चलता है कि किसी बुद्धू ने, उसके टीम में तो बुद्धू ही है, बुद्धू तो बुद्धू ही रखेगा, उनके टीम वाले बुद्धुओं ने बोला था कि आप ना विमेन्स राइट पे बात करो, हाँ, आप एजुकेशन पे बात करो। तो आप पूछेंगे आपको समोसा अच्छा लगता है या कचौड़ी? देखिए ये विमेन्स राइट का इंपॉर्टेंट इशू है, क्योंकि अगर समोसा बनने में कम टाइम लगता है तो ये विमेन्स एमेंसिपेशन है। कचौड़ी गुलामी है, क्योंकि औरत को ज्यादा टाइम बिताना पड़ता है किचन में। आपको आइसक्रीम अच्छा लगता है या स्पेस में आपको डाइविंग अच्छा लगता है या फ्लाइंग? देखिए ये विमेन्स एमेंसिपेशन का इशू है, क्योंकि डाइविंग सिंबॉलिकली दिखाता है कि औरत को कुचाला जा रहा है, वेयरएज फ्लाइंग दिखाता है कि औरत भी अपने पंख खोल के उड़ सकते हैं। So you know he gets it in everything, नेशनल सिक्योरिटी से लेके 84 राइट्स तक उसने सब पे वुमेन एम्पावरमेंट बोला था, सब हर चीज पे उसका बस एक ही आंसर था फॉर एवरीथिंग। ठीक है, so he is like that. You tell me if I am a George Soros, I want to destroy India.
आई एम वेरी क्लियर अबाउट Yeah. दिस. आई डोंट वांट टू डिस्ट्रॉय इंडिया. इट्स जस्ट दैट मैं इंडिया का मार्केट डिस्ट्रॉय करके जितना पैसा खुद कमाना बना चाहता सकता हूं. हूं मैं करूंगा. ठीक है. अब इस स्थिति में मेरे लिए कौन बेहतर इन्वेस्टमेंट है? राहुल गांधी जो इतना बड़ा बुद्धू है और अपना कोई गेम चेंज ही नहीं करता है, या अरविंद केजरीवाल जो बहुत चंट है, बहुत जल्दी से समझ जाता है और फिर हट कर देता है. सो यू विल फाइंड एक्चुअली most of Soros's investment now is in Rahul Gandhi. Okay. And like Kejriwal, what really happened with Kejriwal? शुरुआत में इन्वेस्ट किया, शुरुआत में देखा, then he turned rogue कि now Kejriwal is not under his control. Yeah, where do you think he is right now? देखिए, केजरीवाल वो वैसा बंदा है, पहले तो ये प्रशांत भूषण और योया भी समझते थे कि ये हमारा बंदा है, हमारा कठपुतला बनेगा. उन्होंने तो जो पपटियर को ही हाथ पैर तोड़ के निकाल दिया था ना वो पार्टी कॉन्फ्रेंस से. वो किसी का कठपुतला नहीं है. तो जॉर्ज सोरोस ने अगर समझा वो उसका कठपुतला है, वो he proved them wrong. But do they have something on him? Because अभी पन्नू ने कहा था कि किसी पर भी, ना ही तो राहुल गांधी पे ना ही तो अरविंद केजरीवाल पे मैं मानता हूं कि कोई कॉम्प्रोमाइट है, यानी कि कोई इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस है. नहीं. ये क्या करते हैं, ग्लोबल वैलिडेशन देते हैं. वो ग्लोबल अवार्ड सेरेमनी, जैसे मैग्सेसे अवार्ड, ये अवार्ड, वो अवार्ड तो मिले थे केजरीवाल को, तो लाइन से अवार्ड्स मिले थे. और वो फिर पूरा न्यूज़पेपर एडिटोरियल ही फिर वॉशिंगटन पोस्ट छापेगा कि अरविंद केजरीवाल कितना महान है. न्यूयॉर्क टाइम्स छापेगा कि जब केजरीवाल पाद मारते हैं उसमें से गुलकंद और गुलाब जल की खुशबू आती है ना. और जब वो अपना बगल 7 दिन नहीं धोते हैं, वो तो जैस्मिन फ्लावर की खुशबू आती है उनसे. तो ऐसे सब लिखवा के वो वैलिडेशन. अब इसमें भी देखिए, वैलिडेशन क्यों इंपॉर्टेंट है राहुल गांधी के लिए बट नॉट फॉर केजरीवाल. आई विल टेल यू व्हाई. केजरीवाल इंडियन सिस्टम में आईआईटी कर चुका है. वो सबसे बड़ा वैलिडेशन होता है इंडिया में. आई मीन वी नो लॉट्स ऑफ स्टूपिड आईआईटी ग्रेजुएट्स, ओके, बट आपने रट मारना बहुत अच्छा सीख लिया है. कुछ तो किया. It is a big achievement. Very big achievement. Nobody can deny getting to IIT is a huge achievement. ठीक है. आप IIT में गए, आपको जितना वैलिडेशन मिल सकता था और आपको कई दिनों के लिए ऑनेस्ट पॉलिटिशियन माना गया था, till you did all your पलटूबाजी. So जितना वैलिडेशन चाहिए था उसको मिल गया है. उसको काफी, अगर हम लोग ऑब्जेक्टिवली स्पीकिंग, ही हैज हैड अ वेरी सक्सेसफुल रन फॉर हिमसेल्फ. आई मीन 10 years एज सीएम, आईआरएस बना, फिर छोड़ा, इतनी बड़ी विक्ट्री हुई दिल्ली में. और वो भी देख लीजिए, आईआरएस में ये बस एक बंदा है जिसका कभी भी ट्रांसफर नहीं हुआ, यानी कि इसने काम ही नहीं किया. ऐसे कोई भी उन दिनों में, बिफोर फेसलेस एंड ऑल ऑफ दैट, ऐसे कोई भी बंदा नहीं था आईटी में जो अपना काम करता था और उसका ट्रांसफर नहीं होता था. अगर आपका ट्रांसफर नहीं होता है, उसका मतलब है आपने काम ही नहीं किया. उन दिनों की जरा मुझे थोड़ा बताइए. He had started an NGO. So was that like linked and all? Because एक परिवर्तन करके NGO था, फिर एक खोला उसने. उसका NGO काफी चला नहीं. हाँ, ठीक है. जब से वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन पे शुरू हुआ ना, तब से ही सब NGO चलना शुरू हुआ. तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन भी क्या था? Was it some, इसकी भी बैकिंग थी बाहर से, क्या था ये? उसका तो बीजेपी का भी बैकिंग था. बीजेपी का भी बैकिंग, सबका बैकिंग था. सबका बैकिंग था. क्योंकि you know it was a case of लोग थक चुके थे. And this is a fantastic way of bringing down the government. Yeah. क्योंकि उस टाइम तो नेता श्री एल के आडवाणी जी थे. You know, LK Advani was a very nice man. Yeah. He wasn't, a lot of people like to portray him as a nasty man, but he would never do these underhand tricks and things like that, you know. They were too decent, both Vajpayee and Advani. They were very decent human beings. Very decent, yeah. तो उन्होंने ये, हम अपना हाथ गंदा नहीं करेंगे, आप कर लो. So it was fantastic. And ये तो, this was Congress doing itself self-harm. It was nobody else doing them any harm. Situation ही किसने create किया था? कांग्रेस ने create किया था अपने लिए, ठीक है. This was one. Now you compare this to Rahul Gandhi. मैं एक मिनट थोड़ा सा, I want to be on Kejriwal. Just 1 second. I'll just finish the contrast. Please. टेक्निकली राहुल गांधी का सब वैलिडेशन होना चाहिए. गांधी परिवार से है और उससे भी ज्यादा गोरा है.
और हिंदुस्तान में तो आपको पता है गोरा भगवान के समान होता है। गोरा एक चपरासी भी आ जाए जो हीथ्रो का टॉयलेट क्लीन करता है, वो तो हमारे राष्ट्रपति से भी ऊपर ये हो जाते हैं हिंदुस्तान में। ठीक है, जब कोई भी गोरा कुंभ में जाता है, सब न्यूज एजेंसी, न्यूज़पेपर सब उसी पे फोकस करके ये करते रहते हैं। ठीक है, सो उसके बावजूद उसको एक बहुत एहसास है कि वो बुद्धू है, क्योंकि वो कभी भी सक्सेसफुली कुछ नहीं कर पाया है। ना ही तो स्कूल सक्सेसफुली कर पा रहा था, ना ही तो कॉलेज सक्सेसफुली कर पा रहा था। सब उसको बुद्धू मानते थे। और उनकी मम्मी जो है वो टिपिकल यूरोपियन मदर हैं, जो हर चीज में जो भी करोगे, बच्चे को थप्पड़ कभी नहीं मारना चाहिए, टोकना कभी नहीं चाहिए, टोकना तक नहीं चाहिए। मैंने आके लिविंग रूम में सोफा पे टट्टी कर दिया, अरे मेरा लाल तूने टट्टी कर दिया रे, नजर ना लग जाए, वेरी गुड बॉय। तो एक इनएडिक्वेसी एंड नो टोकोइंग, उसका कोई चेक्स एंड बैलेंसेस ही नहीं था बच्चे की तरह। So he craves validation of academically, so-called academically successful people, क्योंकि उसका कभी भी academic validation नहीं हुआ है। तो मेरे को एक्चुअली में पता है कि ये अमर्त्य सेन ने कोच करके रखा था। वो जॉन दरेज को वो NAC में भर्ती करना चाहता था। और जॉन दरेज जब पहले मिला और अमर्त्य ने उसको कोच किया था बोल के कि तुम बोलो कि तुम ही मेरा इंटेलेक्चुअल वारिस हो, कोई भी मेरा एकेडेमिया समझ नहीं पा रहा है जैसे आप समझ पा रहे हो। ओके, हाँ, I know this is exactly what happened and how Jean Drèze was put into the NAC। और उसने थोड़ा एकेडमिक बात किया और राहुल wasn't very interested, he was walking around, ऐसे देख रहा था वैसे देख रहा था and all of that। और फाइनली उसको ये अमर्त्य सेन की एडवाइस याद आ गई। उसने बोला बेटा तुम ही मेरे को समझ पाए हो, तुम ही मेरे असली वारिस तो तुम ही हो, क्योंकि ये सब जो एकेडमिक है ये बहुत मुश्किल है, लोग समझ नहीं पाते हैं आसानी से, और तुम इमीडिएटली समझ गए। तब से इमीडिएटली वो सीधे NSC पे चले गए। सो इट इज़ वेरी इजी। आपने देखा है पार्लियामेंट में वो टपोरी की तरह ड्रेस पहन के आता है, जो पॉकेट काट होते हैं बस स्टैंड पे, वो भी इससे बेहतर कपड़ा पहन के पॉकेट चोरी करते हैं जितना कि ये लोकसभा में पहन के जाता है। ठीक है, पर जब वो गोरे लोगों के सामने ऑक्सफोर्ड या कहीं जाता है भाषण देने, ऑडियंस में सब पता नहीं क्या क्या चपरासी नौकर चाकर बैठे होंगे, उनके सामने पूरा सूट बूट पहन के जाएगा कन्हैया। You understand that need for the worst thing you can say to, I don't know why they stopped the Pappu campaign। ये पप्पू 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 गवार अनपढ़ बोल बोल के इसको जो आप इसको डिमोरलाइज कर सकते हो, that is why he only accepts university invitations to speak, and when he goes to Western University सूट बूट पहन के जाएगा। बट अब ना इन लोगों ने कहा है कि ये पप्पू नहीं है, ये बाल बुद्धि नहीं है। There is some evil intention when he brings up caste census, when he says caste, इसको क्या मिला, people have suddenly started thinking कि बॉस ऐसा नहीं है कि ये अबोध अवस्था में है। ये बहुत चालाक आदमी है जो डिवाइड करना चाहता है इंडिया को। चालाक नहीं है। देखिए, डिवाइड करने के लिए ज्यादा बुद्धि की जरूरत नहीं होती है। आप समझ रहे हो? बाल बुद्धि और क्रोध अगर आप मिलाओ, इट इज अ वेरी वेरी पोटेंट कॉम्बिनेशन। ये दुर्योधन की बुद्धि है। ओके, दुर्योधन वाज एक्चुअली अ वेरी गुड मैन। राइट, in a lot of ways, पर उनको वो गुस्सा था कि उनके पापा को नकारा गया था, और जब तक पांडु नहीं मरे उनके पापा राजा नहीं थे, पांडु चले गए थे फॉरेस्ट, और इसीलिए उसको लगता था कि कोई कमी है मेरे में। एक्चुअल में जो पांडव हैं वही असली युवराज हैं और मैं असली युवराज नहीं। तो वो एक क्रोध था उसमें, एक इनएडिक्वेसी था जो क्रोध में बदल गया चलते 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 चलते, क्योंकि भीम उससे बेहतर गदाधारी था। वो भी, सो यू नो दीज थिंग्स एड अप। सो बालक बुद्धि और क्रोध मिलके, ये मैं चंट नहीं, कभी भी इसको मैं, अरविंद केजरीवाल चंट है। हाँ, मैं उसी पे आना चाह रहा था। ये चंट नहीं है,
अरविंद केजरीवाल है। ये है विनाशकाले विपरीत बुद्धि। ओके। केजरीवाल कोई भी उसको विनाशकाले, विपरीत बुद्धि हो सकता है पर विनाशकाले नहीं हो सकता है। ही इज वेरी गुड फॉर हिमसेल्फ। Yeah. And how is he for, like, from a national security point of view? Because we've heard about instances, we had Pannu speaking कि अरे ये हमारे साथ भी था, आया था, plus there are lots of Khalistani elements जिनको साथ he had spent time, some of his MLAs for that matter. तो from that point of view, like Kumar Vishwas is on record saying कि इसने मुझसे कहा था कि या तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा यहाँ का या फिर किसी एक नए देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता हूं मैं। He can speak this language? Do you think it can be true? 100%. 100%. It generally fits in with his character. जो sweeping जो इसका megalomania है, उसमें मैं completely मान सकता हूं कि ये अपने आप के लिए खुद एक देश बनाएगा। आपको पता है जो जनरल पनाग थे, शेरबीर और गुलपनाग के जो पापा थे, वो आप में थे। He was like, भाई देख, हम सरदार हैं पर हिंदुस्तानी हैं। You are playing dangerously with these Khalistani forces. Yeah. And it got to a point where he was so uncomfortable, he just left the party. So, you know, this is what I admire about General Panag. Have you noticed I never troll General Panag? आप मोदी को जितना भी गाली दो, क्योंकि आपको मोदी अच्छे लगते हैं, ठीक है, पर कम से कम देश का तो आपने भला किया कि आपने ये खालिस्तान से बोला कि भाई आई ड्रॉ अ लाइन हियर। मोदी गाली गलौज करूंगा पर देशद्रोह नहीं करूंगा। केजरीवाल, इफ यू इंसेंटिवाइज हिम, वो भी करेगा। डिफरेंस है मोटिवेशन का। केजरीवाल को अगर लगे कि ये करके मैं जीत सकता हूं, वो करेगा। ओके। वो तो भिंद्रनवाले का फोटो को पूजेगा। राहुल गांधी का क्या है कि वो रिवॉर्ड के लिए नहीं करेगा, उसका एक्चुअल बिलीफ होगा। In this case, it won't, because that was responsible for his grandmother's death. But as a general example. Got your point. But when did you think कि बॉस केजरीवाल is dangerous या केजरीवाल की ये mentality है? Like जब वो आया, आप तो हमेशा से you've been into this, you've been studying. Did you know right at the outset कि ये खतरनाक व्यक्ति है? He's not as सीधा as he's portraying himself to be. I knew he was not सीधा from the time of India Against Corruption. पता था ये बात? And I'll tell you why he was giving me bad vibes. He was the most irritating fellow in that entire India Against Corruption. Okay. I remember हम इतना गुस्सा थे सरकार से उस टाइम, हम भी उधर जाना चाहते थे रामलीला मैदान में। ठीक है, हमारे भी जोश था, इतना मोटा भी नहीं था तो चल भी सकता था थोड़ा। बट जब भी ये टीवी पे आता था ना, there's something very slimy about him. There's something very condescending about him. The only other time जब मेरा स्किन क्रॉल हुआ कि जब केविन रड आता था, ऑपोजिशन स्पोक्सपर्सन था तब, और फिर प्रधानमंत्री बन गया। कभी उसको बनना नहीं था, वो एक चाइनीज जासूस है साला। केविन रड को देख के जो रिवल्शन होता था, वो देख के मेरे को अरविंद केजरीवाल का होता था। अच्छा। नाउ यू नो व्हेन यू से इट इज इंस्टिंक्ट नाम का कुछ नहीं होता है। कोई सबक्यूटेनियस, कोई आपने देखा नहीं है, कोई क्यू था उधर, कोई क्लू या क्यू था उधर जिससे आपका वो रिवल्शन ट्रिगर हुआ है। आप फिंगर नहीं रख पा रहे हो किस चीज पे, बट आपको वाइब आ गई है। ऑलवेज वेरी अनईजी अबाउट हिम, बिकॉज जॉन हावर्ड जो केविन रड के पहले जो प्रधानमंत्री थे ऑस्ट्रेलिया में, मैं उन दिनों में ऑस्ट्रेलिया में रहता था। अच्छा। ही वाज अ फैंटास्टिक प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, और उनका जो सक्सेशन चेन भी था बहुत फैंटास्टिक था। ओके। एंड दिस केविन रड वाज अ कंप्लीट स्कमबैग, स्टिल इज, बाय द वे। ही इज लिटरली अ चाइनीज एजेंट। ओके।
ये एजेंट तो मैं नहीं बोलूंगा, पर वही रिवल्शन मेरे को आता था। एंड इट्स बिकॉज व्हेन यू सी समबडी दैट अपॉर्चुनिस्टिक, उतना क्या बोला आपने, मौका परस्त, हाँ मौका परस्त, अवसरवादी, अवसरवादी, हाँ दैट्स बेटर, आई लाइक अवसरवादी। उतना एक अवसरवादी बंदा, आई एक्चुअली देन स्टार्टेड एडमायरिंग कि भाई ये यू नो ये तो वो कमीलियन को क्या कहते हैं, गिरगिट, समझ गया मैं आपकी बात। हाँ, मैं इस पे ना आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, हाउ मच डज इट स्पीक ऑफ अस एज पीपल? हम कितनी आसानी से किसी से भी बुद्धू बन सकते हैं। आई रिमेंबर, अगर मुझे लगता भी था ना ये गड़बड़ है, आई यूज्ड टू बी शट डाउन बाय पीपल। क्या बात कर रहे हो, ठीक तो बोल रहा है ये। जैसे आपको एक इंस्टिंक्टिवली लग रहा है कि ये ठीक नहीं है, अगर मुझे लगता भी था ना, आई यूज्ड टू थिंक मे बी आई एम रॉन्ग। आई गॉट, देखो तब तक मैंने कुछ नहीं बोला इसके बारे में। When my whole attitude about him turned was जब वो लोक आयुक्ता का वो, remember he was agitating for लोक आयुक्ता। I'm like भाई लोक आयुक्ता का बिल पढ़ के ही मेरे को पता चल रहा है इसमें हजारों अपॉर्चुनिटीज हैं करप्शन के लिए, इट इज सच अ फ्लॉड बिल, और तू इसको सपोर्ट कर रहा है। तभी से मेरे को पता चल गया कि भाई तू फ्रॉड है। तभी मेरे को कॉन्फर्मेशन मिला कि ये फ्रॉड है। ठीक है, तब तक मेरा कोई कॉन्फर्मेशन नहीं था, इट वाज जस्ट अ वेरी पर्सनल सॉर्ट ऑफ डिसलाइक। और उसके बाद subsequent actions that I've never liked केजरीवाल। I'm very grateful to him though, I must say, कि जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ, जब आपको ऑनलाइन जाके रजिस्टर करना पड़ता था, तब मेरे को कहीं भी अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा था। उसने मेरे लोकेलिटी में स्कूल में वो फोर्टिस के साथ मिलके कैंप किया एंड आई गॉट माय फर्स्ट शॉट। अच्छा, I will eternally be grateful to him for that. But that doesn't blind me to everything else that he's done. Yeah, of course, right? Course. But is he a national security threat? हाँ और ना, और मैं इसलिए बोलूँगा हाँ, क्योंकि incentivize जब बोलते हैं ना, what is the greater incentive, to become the Prime Minister of India or to get international validation? I don't know. मैं अभी भी उसका मोटिवेशन नहीं समझ पाया हूं कि क्या आपका इंसेंटिवाइजेशन स्ट्रक्चर है। जो जुआ खेलता है फॉर एग्जाम्पल, वो बस रम्मी नहीं खेलेगा दिवाली पे, वो कसिनो में जाके फिर वो रूलेट खेलेगा, फिर वो ब्लैक जैक खेलेगा। जो गैम्बलिंग प्रॉब्लम जिसका होता है, या जिसका नशे अल्कोहलिज्म होता है, अल्कोहलिक को क्या कहते हैं, शराबी। हाँ, जो शराबी होते हैं, वो ये नहीं देखते हैं कि भाई मेरा बस ग्लेनलिवेट 12 होना चाहिए या लैगेवुलिन 16 होना चाहिए, सिंगल मॉल्ट ही होना चाहिए, या बस वाइन, फ्रेंच वाइन ही होना चाहिए। जो हाथ में मिलेगा सस्ता सा ब्लैक डॉग रम, या पता नहीं ओल्ड मंक तो वैसे अच्छा है, आई शुड से दैट, बट जो घटिया घटिया रम शम आते हैं इधर, वो भी पी के खुश हो जाएगा। ठीक है, यू डोंट नो व्हाट द इंसेंटिव स्ट्रक्चर इज, ही विल गो आफ्टर एनीथिंग। इसीलिए ही इज अ थ्रेट। ओके, व्हाई ही इज नॉट अ थ्रेट इज बिकॉज आई कैन थिंक ऑफ 100 ways in which you can disincentivize other incentives. I don't know how to put this in Hindi, it's okay. Go on. हाँ. मैं जानता हूं कि हिंदुस्तान हमेशा सोरोस को आउटबिड कर सकता है, ऐसे बोल दो। तो मेरे में भारत में जो विश्वास है वही है। बट एक बात आप मुझे बताओ, 2 इलेक्शंस इसने बैक टू बैक जीते, थम्पिंग मेजॉरिटी से जीते। पहली बात तो, डिड यू थिंक पीपल आ जाएंगे लोग इसके झांसे में? ये आप कन्विंस थे? कन्विंस था। तो हम लोग फिर कैसे लोग हैं? फिर एक क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग बिजली फ्री, पानी फ्री और इन सब पे 2100 रुपए अकाउंट में दे दिए जाएंगे, उसके बाद हमें ना नेशनल सिक्योरिटी सूझती है, ना हमें सूझते हैं कि इसकी क्या सोच है, क्या घटिया सड़कें हैं, कुछ भी हमें नहीं सूझता। फिर व्हाट डू यू थिंक? सो करण, इसमें प्रॉब्लम क्या है? नेवर ब्लेम द वोटर, एंड आई विल टेल यू व्हाई। आप और मैं एक ऐसे क्लास से हैं जहां हमको पता है कि अगर मेरे को कैंसर हो गया, आपको बवासीर हो गया, हम कहीं भी जाके अस्पताल में ट्रीटमेंट करवा ही लेंगे। ठीक है,
अगर 12 बार भी कीमोथेरेपी करना पड़ा, कम से कम मेरा घर का तो उतना ही वैल्यू है कि उसको बेचकर भी मैं काफ़ी हैप्पीली रह सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, रेंट का मकान होगा, इट्स नॉट एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, बट यू विल बी फाइन। या हमारे इधर कई एंड यू नो वी विल लिव टिल अबाउट 70-80 ईयर्स ऑफ एज। जो बॉटम का जो 50% है, उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी ही हमारे से आधा है। तो उनका सोच विचार भी 40 साल के साइकिल पे चलता है, हमारा सोच विचार 70-80 साल के साइकिल पे चलता है। सो इट्स वेरी शॉर्ट टर्म थिंकिंग। इट्स नॉट देयर फॉल्ट, इट इज द सिचुएशन देयर इन। कल घर में पापा का डेथ हो गया, उस क्लास के लोगों का, दे हैव नोवेयर टू गो। उनके घर नहीं बचेगा, इनकम नहीं होगा, तो जो घटिया घर में रह रहे हैं उसका रेंट भी दे नहीं पाएंगे। खाना कहाँ से आएगा? मेडिकल हो गया तो बर्बाद। अब उनको अगर आप जाके बोलोगे हम आपको 2,000 रुपए देंगे, 5,000 फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे, इट इज अ वेरी गुड थिंग फॉर देम। हमको अपने खुद के पॉलिसीज पे रिफ्लेक्ट करने चाहिए कि हमने क्यों इतने सारे लोगों को इतना गरीब रखा है पिछले 70 साल से, कि वो ऐसे डिसीजन लेने पे निर्भर हैं जैसे अरविंद केजरीवाल। वी आर द प्रॉब्लम, दे आर नॉट द प्रॉब्लम। एंड हाउ डू यू सी दिस गेटिंग सॉल्व्ड? और कितना समय, कितने दशक या कितने भाई साल मेरे लाइफ टाइम में तो सॉल्व नहीं होने वाला है। ओके। क्योंकि हमारा सेंटर भी, हमारा फार राइट भी इतना लेफ्ट विंग है ना। हिंदुस्तान में राइट विंग नाम की कोई चीज ही नहीं है। ठीक है ना। इकोनॉमिकली तो नहीं है, इकोनॉमिकली तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ठीक है। और इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जब आप लेफ्ट और राइट में क्या डिफरेंस है, मैं बहुत सिंपल, पिज्जा तो सभी ने खाया होगा, तो मैं पिज्जा के द्वारा समझाता हूं। लेफ्ट विंग घर में 5 बच्चे हैं, एक माँ एक बाप है, एक दादा एक नानी है। ठीक है। दोनों राइट विंग घर में भी और लेफ्ट विंग घर में भी पैसा अभी के लिए कम है। लेफ्ट विंग घर में माँ पापा यही सोचेंगे कि मैं पिज्जा स्लाइस को कितना छोटा काट सकूं ताकि घर में जो सब 9 लोग हैं सबको एक स्लाइस मिल जाए। राइट विंग घर में सोचेंगे क्यों ना ऑर्डर के बदले मैं घर में कोई इम्प्रोवाइज्ड पिज्जा, ब्रेड का पिज्जा, ब्रेड 40 रुपए में आ जाता है, टोमेटो सॉस इतने में आ जाता है, चीज इतने में आ जाता है, क्यों ना मैं 27 पीसेस ऑफ ब्रेड लेके 27 छोटे ब्रेड पिज्जा बनाऊं, ताकि हमारे घर में जो 9 बंदे हैं सब के सब अच्छा ये खा सकते हैं। ये पिज्जा बांटने के सोचते हैं, वो पिज्जा बनाने के सोचते हैं। ये है अंतर लेफ्ट और राइट में। लेफ्ट में दिमाग ही गरीबी पे चलता है, राइट में हर चीज एस्पिरेशन पे चलता है कि मैं अब गरीब हूं पर कल गरीब नहीं रहूंगा। वही चीज हो गई, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन एंड वेल्थ क्रिएशन। ठीक है। हिंदुस्तान में अभी भी वेल्थ क्रिएशन की कोई बात नहीं कर रहा है। टेक्निकली जब बाबा साहेब अंबेडकर ने आरक्षण की बात की थी, ही वाज इकोनॉमिकली वेरी राइट विंग। वो हमेशा समझते थे कि हम उस साइड पे जाएंगे कि 15-20 साल में इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कॉलेज इतने सारे हो जाएंगे कि भाई एजुकेशन का कोई शॉर्टेज ही नहीं रहेगा इस देश में। तो आरक्षण, सी ओनली यू वांट टू गेट रिड ऑफ रिजर्वेशन, ऑफ कोर्स इट इज टू एंड दिस जो आर्टिफिशियल सप्लाई का शॉर्टेज है इधर। जो काउंसिल फॉर मेडिकल एजुकेशन भी आर्टिफिशियली नंबर ऑफ डॉक्टरिंग सीट्स कम रखता है, प्योरली करप्शन के लिए, पैसा बनाने के लिए। वो मेडिकल सीट कैपिटेशन फी लाखों ने, अरे हजारों करोड़ों का चला जाता है। ठीक है। जो ये आर्टिफिशियल शॉर्टेज ऑफ एजुकेशन सप्लाई है, he wanted that to end. It was actually a good idea. आरक्षण तभी खत्म होगा जब शॉर्ट सप्लाई खत्म होगा। इसके बावजूद ना ही तो भाजपा ना ही तो कांग्रेस ये सोच रहे हैं कि कैसे हम ये सप्लाई को बढ़ाएं। सब सोच रहे हैं कि भाई हम सप्लाई को
कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, एंड इट्स कंप्लीटली आर्टिफिशियल, क्योंकि एजुकेशन में इतना पैसा है कि आप, इट इज अ नेचुरल मार्केट। ठीक है। फिर आप एजुकेशन के बारे में ठीक से सोचते भी नहीं हो। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ये इतना बड़ा जोक है। आप बोल रहे हो आप सबको प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाने वाले हो। यार, प्रॉब्लम सॉल्विंग इकोनॉमी के दूसरे स्टेज पे, तीसरे स्टेज पे होता है। तो 3 स्टेज क्या होते हैं? एग्रेरियन इकोनॉमी, जिसपे सब खेती बाड़ी करते हैं, उसमें ग्रोथ का संभावना ना के बराबर है। वो सब बाढ़ पे या वेदर क्लाइमेट कैसा है उस पे डिपेंडेंट है। दूसरा स्टेज होता है मैन्युफैक्चरिंग, जहां पे एक इंडस्ट्रियल पावर बनो, तब ग्रोथ शुरू होता है। और इंडस्ट्रियल के लिए आप सबको फैक्ट्री लाइन पे काम करना पड़ता है, जिसमें आपको ज्यादा सोच विचार की जरूरत नहीं है। 99% जो लोग होते हैं उन सब का एटीट्यूड होना चाहिए, यस सर, ओके सर, व्हाटएवर सर। जो 1% उसमें होता है, उनके बहुत क्रिटिकल स्किल्स की आवश्यकता है कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सके। बट द रिमेनिंग 98% शुडंट बी अ प्रॉब्लम सॉल्विंग। आई मीन 90% एटलीस्ट शुड नॉट। उनको अच्छा क्वालिटी का एजुकेशन चाहिए ताकि बेसिक समझ पाए, पर वो लर्न बाय रोट एजुकेशन ही होता है। और तीसरा स्टेज होता है जब आप मैन्युफैक्चरिंग को पार करें। जैसे एप्पल डजंट मैन्युफैक्चर, उसका पूरा प्रॉफिट, एक एक्चुअल आईफोन का कीमत शायद $100 ही है, पर इसे बेचते हैं $1,500 के लिए। और बाकी जो $1,400 है वो स्टीव जॉब्स के पॉकेट में जाता है, और वेल एप्पल के शेयर होल्डर्स के पॉकेट में जाता है। बस $100 चाइना में जाता है, वेल ये तो इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड है, जो इंडियन वर्कर्स के पॉकेट में जाता है। ठीक है। अब जब उस स्टेज पे जाएंगे, तब आपका ज्यादा प्रतिशत वो क्रिटिकल स्किल्स वाला बंदा चाहिए। और पैसा भी आउटले अगर आप देखेंगे, इट इज सिमिलर। एग्रेरियन इकोनॉमी के लिए बिल्कुल भद्दड़ सा एजुकेशन दे दो, एजुकेशन की जरूरत ही नहीं। जो माँ बाप ने सिखाया कैसे, भाई देखो, अगर विंड चल रहा है तो बो, अगर पानी आ रहा है तो मत बो अपने बीज। ये मैन्युफैक्चरिंग में यू नीड टू नो व्हाट इज एवरीथिंग, यू नीड टू बी एबल टू रीड अ टेक्निकल मैनुअल। जैसे टेक्निकल मैनुअल बोलता है अपनी अकल मत लगा, जैसे टेक्निकल मैनुअल बोलता है वैसे ही कर। आपका हाई एंड एजुकेशन जो 1% प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, वो एक्चुअली ये टेक्निकल मैनुअल पढ़ के ये है। बाकी का एग्रेरियन इकोनॉमी के भी इक्वल नहीं है। जब आपने ये खत्म नहीं किया है, आप मैन्युफैक्चरिंग में घुसे ही नहीं हो, आप अभी प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला पढ़ाओगे। आपके टीचर देखें, आपके टीचर ही खुद प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते हैं भाई। उन्होंने ही खुद रट मार के ये सब किया है। आप कैसे, यू वांट टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन इन क्वांटिटी, कहां से होगा? सो यू ब्रिंग इट बैक टू द वोटर्स चूजिंग शॉर्ट टर्म गोल्स टू द एजुकेशन पॉलिसी, राइट? आई थिंक एजुकेशन इज a symptom of how we misdiagnose everything. डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन तभी सही होता है जब उन्होंने आपको डायग्नोसिस, अगर आप डॉक्टर के पास गए, आप एकदम पीले लग रहे हो, उसने बोला अच्छा ये शायद ना आपने हल्दी लगा के नहाया होगा, इसीलिए आप थोड़ा वो शनेल का नंबर 5 वो मेकअप आता है, वो जरा मेकअप लगा दीजिए। या शायद अगर मेबेलिन लगाना हो, मेबेलिन भी लगा दीजिए। लैक्मे, अगर पैसा नहीं है तो लैक्मे का ही लगा लो, पर वो फाउंडेशन लगा लो अपने मुंह पे, आप गोरे हो जाओगे। असली डॉक्टर बोलेगा आपको पीलिया हुआ है सर या मैडम, जाके ये दवाई लो। अब हमने जो पीलिया है उसका हमने लगा दिया है कि आपने हल्दी चंदन से नहाया है, इसीलिए आप पीले लग रहे हो। Nobody is diagnosing the problem properly. Even if they do diagnose, मेरे ख्याल से many know that education is a problem. Do you think anyone morally, अब हमारे देश में, मैं morally की भी बात करना चाह रहा हूँ, किसी को इंटरेस्ट है कि हम प्रॉब्लम सॉल्व करें, या सब भाई सत्ता में कैसे आए, पावर में कैसे रहें? सब खुद अपने पैसा बनाने में लगे हुए हैं। वही मैं कह रहा हूँ। और इसमें आप देख लीजिए, क्लास मॉरल डिग्रेडेशन है हमारा। बट आई डोंट कंसिडर, तुम लेट मी शो यू जहां मॉरल जो किससे कहते हैं, बहुत, इट इज अ हाईली मॉरल पॉलिसी, बट इट इज एन एक्सट्रीमली डिस्ट्रक्टिव पॉलिसी। ठीक है। और वो है गुजरात का प्रोहिबिशन लॉ। हमको 6th स्टैंडर्ड सीबीएसई, और उस टाइम इंदिरा गांधी थी, सीबीएसई में पढ़ाया गया था
कि प्रोहिबिशन के क्या प्रॉब्लम्स हैं। सो 6th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स में जब हम पहले इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स पढ़े थे, उसी में पता था कि प्रोहिबिशन की क्या प्रॉब्लम्स है। ब्लैक मार्केट होता है, फिर क्रिमिनलिटी होता है, फिर स्मगलिंग, मार्केट डिस्टॉर्शन होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर भी गुजरात ये पॉलिसी अडॉप्ट करता है, क्यों? क्योंकि ये गांधी का स्टेट और गांधी ने बोला था। मोरालिटी इज एक्सट्रीमली डिस्ट्रक्टिव। जो सबसे ज्यादा क्राइम्स जो होते हैं, क्राइम को क्या कहते हैं तुम्हें? क्राइम समझते, गुनाह जो होते हैं वो ढोंग के आधार पे होते हैं कि मैं गुनहगार नहीं हूं। नहीं, मैं नहीं कह रहा मॉरल पुलिसिंग करें हम लोग या उस पे बेस्ड पॉलिसी करें। इनफैक्ट द थिंग इज, हमको हमेशा वी शुड एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग्स आर क्रूएल एंड ग्रीडी, और हमको एम्ब्रेस करना चाहिए कि हम क्रूएल एंड ग्रीडी हैं। हम लुच्चे हैं, हम लोभी हैं, हम बहुत क्रूर हैं। जब तक हम इसको मानेंगे नहीं और हम समझते हैं कि वो क्या गाना था सिकंदर आजम में, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया और हर राधा एक बाला और हर बालक एक मोहन, हर बालिका एक राधा, ये सब नो, वी आर जस्ट एज हॉरिबल पीपल एज एनी अदर पीपल एनीवेयर ऑन अर्थ। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म, एंड आई विल टेल यू व्हाट द डिफरेंस इज। सोशलिज्म में माना जाता है कि सोशल कंडीशनिंग से और एजुकेशन से, और रूस में अगर आप बोल्शॉय बैले जाएंगे और दोस्तोयेव्स्की पढ़ेंगे या तुर्जेनेव पढ़ेंगे, तो आपका माइंड इतना खुलेगा कि आप में लोभ नहीं रहेगा, आप में वो यौन संबंध का वो लस्ट नहीं रहेगा, आप में ये पैसा बनाने का ग्लैमर का कोई ये नहीं रहेगा। एंड देखा सोवियत यूनियन कहां चला गया, भाड़ में गया ना। सोवियत नाम का कोई कुछ है ही नहीं आजकल। कैपिटलिज्म का एवोल्यूशन हुआ है। पीपल डोंट वांट टू एक्सेप्ट दिस, दे विल से कैपिटलिज्म इज कोलोनियलिज्म। नो, रोम में जो एग्रेरियन कैपिटलिज्म था, इट इज क्रूअल जस्ट लाइक एनी अदर सिस्टम। जब स्पेन ने कॉलोनाइज किया साउथ अमेरिका को, वो असली कॉलोनाइजेशन था, क्योंकि उसमें क्या हुआ था, मैसेकर्स हुए थे और पूरा एक्सटॉर्शन था। But what happened to Spain? Spain remained one of the poorest countries in Europe. They got all the gold from the Americas and they remained poor. Why is it that Britain became rich? क्योंकि अगला stage of capitalism, जो actually Roman capitalism was better than Spanish capitalism. और वो कैपिटलिज्म ही नहीं था, वो colonialism था। I mean, it wasn't colonialism, it was really feudalism in a sense. क्योंकि रोम फ्यूडल नहीं था, स्पेन फ्यूडल था। So Spanish, this thing was very unproductive. जैसे ही ब्रिटेन ने मैन पावर का, स्लेव्स किस लिए चाहिए होते हैं? मैन पावर। जब आपने केमिकल पावर को प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया, मैन पावर की जरूरत आपकी खत्म हो गई। बिकॉज मैं अपनी गाड़ी से, अगर आपका गाड़ी फंसा हुआ है गड्ढे में, 10-15 बंदे, अगर फॉर्च्यूनर है, 10-15 बंदे लगेंगे उसको धक्का देके निकालने में, बट एक मारुति 800 भी धक्का लगा के उसको 1 मिनट में निकाल सकता है। और उसके पीछे बस एक ही बंदा ये होगा, वो केमिकल पावर जो ये करता है उससे बहुत ज्यादा पावर मिल जाता है। सो यू नो लॉन्गर नीडेड ह्यूमन बीइंग्स, यू नीडेड मशीन्स। तो इमीडिएटली ब्रिटेन ने क्या किया? स्लेवरी बैन कर दिया। स्लेवरी यानी गुलामी बैन करके उन्होंने बोला कि हम हर जगह गुलामी को खत्म करेंगे। और जो भी स्लेव शिप जा रहे थे अमेरिका, उसको डुबा के स्लेव्स को बचा के वापस भेजा जाता था। ये कोई मेरा दिल बड़ा हो गया नहीं था। ब्रिटेन अपना कंपेटिटिव एडवांटेज मेंटेन करना चाहता था कि अब मेरे पास फैक्ट्रियां हैं, तुम लोगों के पास फैक्ट्रियां नहीं है, मैं तुम लोगों को फैक्ट्री बनाने भी नहीं दूंगा, और जो तुमको स्लेव्स की दरकार है क्योंकि आप फैक्ट्री नहीं बना पा रहे हो, वो भी मैं नहीं करने दूंगा। ठीक है? सो इट वाज, सो अगेन ढोंग के आधार पे मैं, वो बोल रहे हैं कि मैं संत साधु हूं, है बिजनेस के लिए किया।
तो ये दिस इज समथिंग वेरी सिमिलर, मतलब कंप्लीटली नॉट ट्रू बट सिमिलर. डोनाल्ड ट्रंप, he said that global warming is a hoax perpetrated by the Chinese Yes. to cost US manufacturing. Yes, and who got ahead in electric vehicle and green technology? The Chinese. Yeah. So this See, I was believe not that they were caring for the environment that much. क्लाइमेट चेंज रियल है, वो मैं भी मान रहा हूँ. उसका जो पेस है, ये कोई साइंस नहीं है कि उसका पेस कोई एक्सेलरेट हो रहा है क्योंकि ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. ओके, बट अरे दिल्ली डूब जाएगा, इतना पानी रेज होगा कि दिल्ली कल डूब जाएगा, मद्रास डूब जाएगा. ये दिस इज क्लाइमेट फियर मॉन्गरिंग एंड थिंग्स लाइक दैट. सो मेरा आपसे ना सवाल ये है अभिजीत जी कि दिल्ली में जितनी ट्रांजैक्शनल वोटिंग होती है कि भाई मुझे ये मिल रहा है, एंड दिस गाय हैज सर्व्ड टू दैट इंस्टिंक्ट कि भाई 8 दिन दूर हो आप, 2100 अपने खाते में से, फ्री बस ट्रांसपोर्ट, बिजली माफ, ये माफ. तो इज इट कि पीपल इन दिल्ली आर वेरी ट्रांजैक्शनल? इज इट डिफरेंट फ्रॉम महाराष्ट्र? इज इट डिफरेंट फ्रॉम हरियाणा? हाउ डू यू सी दिस दिल्ली इलेक्शन इन दैट कॉन्टेक्स्ट जो आपने बोला अभी? दिल्ली इलेक्शन इज अ वेरी टिपिकल इंडिया इलेक्शन. आप देखते हो हर जगह जब आप जाते हो, कोई भी जाके 5 स्टार में बोलता है यार तुम्हारा रेट बहुत ज्यादा है, कम करो. नहीं, 5 स्टार में कभी बिल देख के बोला है कम करो, पर ढाबा में जाओगे यार ये बहुत एक्सपेंसिव है, कम करो. लोएस्ट एंड में आप बार्गेन करना चाहते हो, अपर एंड में आप बार्गेन नहीं करना चाहते हो. दिल्ली स्टेट इलेक्शन लोअर एंड है, नेशनल इलेक्शन अपर एंड है. तो इधर इट इज अ नॉर्मल ट्रांजैक्शनल इलेक्शन. नहीं, जैसे नेशनल इलेक्शन में ऑल सेड एंड डन, राहुल गांधी केम अप विद दिस खटाखट 8500, पीपल स्टिल वोटेड कि बॉस नहीं, थोड़ी और इश्यूज भी हैं, नेशनल सिक्योरिटी भी है, पाकिस्तान भी देखना है, इकोनॉमी भी देखना है, कुछ सोच समझ के किया इन्होंने. ठीक है, उसकी सीट ज्यादा आ गई, पर फिर भी दिल्ली में कॉम्प्रिहेंसिव विन हो जाती है इस इशू पे. एंड तो दिल्ली कहीं ना कहीं जो देश वाली चीज है उससे कम इवॉल्व है, मैं कहूंगा. कम इवॉल्व नहीं है, आई एक्चुअली से इट्स वेरी स्मार्ट कि वो नेशनल इश्यूज पे और लोकल इश्यूज पे एक डिफरेंशिएशन कर पाते हैं. ओह हाँ, नेशनल में तो साथ में साथ देते हैं बीजेपी को. एग्जैक्टली. वही खानदान जो जाके बीजेपी के लिए वोट करेगा नेशनल इलेक्शन में, आके आपके लिए वोट करेगा लोकल इलेक्शन में. तो बीजेपी क्या करे जो उस खानदान को समझाए कि भाई अब जो असेंबली भी है 6 महीने बाद, यार उसके लिए उसमें भी हमें दे देना. उसके लिए 5 साल का काम करना पड़ता है ना. आप इलेक्शन के 2 महीने पहले आके करोगे तो कौन सीरियसली लेगा. आपने 2017 में म्युनिसिपल काउंसिल इलेक्शन जीता था, ठीक है, क्या कौन से बड़े कद्दू पे तीर मारा? आपके काउंसलर उतने ही भ्रष्ट थे, इतने ही नालायक थे. मैं बोल सकता हूं जहां मैं ठहरा हूं, मैंने वो लोकल काउंसलर के वजह से एक भी इंप्रूवमेंट नहीं देखा है. क्या मैं क्या सुनता था हमेशा, हर कॉन्ट्रैक्टर आके ये बोलता था कि भाई ये लोकल काउंसलर मेरे से ये मांग रहा है, वो मांग रहा है, ये करने के लिए. आई सॉ नो इम्प्रूवमेंट ऑन द ग्राउंड, सो दिस टाइम यू लॉस्ट द इलेक्शन. एंड दिस इंटायर थिंग जो आज आपने डिस्कस भी करी अबाउट हाउ केजरीवाल इज अ नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट, इज नॉट इन सर्टेन वेज बट इज ऑल्सो, मतलब नेशनल सिक्योरिटी. आई डोंट ट्रस्ट अरविंद केजरीवाल, आई ट्रस्ट द पीपल ऑफ इंडिया टू आउट इंसेंटिवाइज जॉर्ज सोरोस. सो डू यू थिंक लोग जो आम वोटर है उस तक ये बात कभी मैटर करती है कि ये जॉर्ज सोरोस से कनेक्टेड है या ये फोर्ड फाउंडेशन से कनेक्टेड था एंड ये पंजाब में खालिस्तानी सिंपथाइजर्स के साथ था? डू यू थिंक इट टिल्ट्स एनीथिंग इन द वोटिंग स्केल? वोटिंग स्केल पे उसका कोई भी फर्क आता है? इज दैट इवन अ थॉट जब कोई वोटर जा रहा होता है वोट डालने? आई थिंक सो. ओके. और इसीलिए मैं मानता हूं बीजेपी ने अपना वोटिंग मैसेज ठीक से वेरीगेट नहीं किया है. देखिए, अगर आप बोलोगे दिल्ली वोटर से ठीक है भाई ये तेरे को 2000 रुपए देगा प्रति महीने, ठीक है, वो पैसा कहां से आएगा? वो ये इन्फ्लेशन बढ़ा के करेगा, तो ये तेरे को 2000 रुपए देगा और इसके कर्जे के वजह से जो इंटरेस्ट है वो आप पर ही इन्फ्लेशन पे आएगा. आपके प्याज के दाम बढ़ेंगे, गाजर के दाम बढ़ेंगे, घी का दाम बढ़ेगा, ब्रेड का दाम बढ़ेगा, रोटी का दाम बढ़ेगा, हर चीज का दाम बढ़ेगा. तो वो 2000 जो एक हाथ से लेता है दूसरे हाथ से वापस ले लेता है. दिस इज एक्चुअली हैपनिंग इन कर्नाटका. इन कर्नाटका एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग. बीजेपी ने ये अपनी छड़ी खोल दी है. बीजेपी ने कहा ये 2100 दे रहा है, हम 2500 देंगे, हम 10 लाख तक का इलाज फ्री कराएंगे. पर देखिए, मेरे को लगता है बीजेपी भी जानता है वो जीतने वाला नहीं है, तो वो क्या अच्छा, यू श्योर अबाउट इट? आई एम ऑलमोस्ट 100% श्योर अबाउट इट ओके. कि वो एक
दिल्ली में दे वांट टू जनरेट अ फाइनेंशियल ब्रेकडाउन, ओके, ताकि अरविंद केजरीवाल ज्यादा खर्चा करे हाँ, और फिर या तो वो अपने प्रॉमिस पे डिलीवर ना कर पाए या डिलीवरी करते करते दिल्ली को बैंकरप्ट कर दे। जैसे केरला तो आपको पता है बैंकरप्ट हो गया है, वो अब सस्टेन नहीं कर पा रहे। सब केरला मॉडल करते थे, कोविड के टाइम पे भी करते थे, आज बैंकरप्ट है। एंड वी नो केरला वाज वर्स इन कोविड देन एनी अदर स्टेट। एग्जैक्टली, और सुप्रीम कोर्ट में जाके एडमिट किया है कि हमें सेंटर से पैसा दीजिए, ये करिए, वो करिए। कर्नाटका में वही हो रहा है, इसमें भी होने दो। बीजेपी इज लाइक होने दो, सफर करोगे तब समझ आएगा, तब समझ में आएगा कि हमारी कीमत क्या है। है ना, जैसे मैंने बोला था, ट्रंप का जो वो एक जेम जो अब आया है इस बार, जो वो हीरा है, उसको समझने के लिए आपको बाइडेन जैसा एक उल्लू चाहिए था। वैसे ही जो बीजेपी कर सकता, वैसे बीजेपी इतना भी नहीं करेगा, लेट्स बी क्लियर अबाउट इट। बट एक बात मुझे बताइए, जो म्युनिसिपल काउंसिलर वाले थे, उन जैसे आई एम नॉट गोइंग टू यूज द टर्म महा डैश 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 जिंदगी में नहीं देखा है। दे आर ऑल करप्ट, यूजलेस। इसको चलिए एक सेकंड के लिए हटाते हैं। मैं जरा, अब जैसे ट्रंप हैज टेकन ओवर, राइट नाउ, वन ऑफ द थिंग्स ही इज डन नाउ इज स्टॉप ऑल द एड टू बांग्लादेश। ठीक, He has always said drain the swamp, मतलब जो डीप स्टेट है, जो सोरोस और इनकी पूरी मंडली है, उस पे he is going to come hard। तो when you say कि Trump will come hard on them, ये इंडिया के लिए तो फायदेमंद चीज होगी ना। बहुत अच्छी चीज है। चाहे राहुल गांधी जैसे लोग हों, चाहे केजरीवाल जैसे लोग हों, चाहे खालिस्तानी सिंपथाइजर्स हों, पन्नू एंड गैंग और इन सबको भी है, इस पे भी he will come very hard। What do you think? It is already showing results। Yeah। जॉर्ज सोरोस का आप देखिए 4-5 साल पहले कम से कम $30 बिलियन का वैल्यूएशन था। अब वो $7 बिलियन पे डाउन हो गए हैं। यानी कि उनकी 3/4 जो वैल्यू था वाइप आउट हो गया है। वो भी डेस्परेट हैं। पियर ओमिदियार ने तो सब कुछ बंद कर दिया। वो न्यूज़ लॉन्ड्री को पैसा, न्यूज़ लॉन्ड्री सबको बुद्धू बनाता था बोल के कि भाई हमको पैसा दे दो, हम आप ही के, वो तो ओमिदियार के थूक पे चलते थे। पर बोलते थे कि हम आपके दया पे चलते हैं, ऑल दैट नॉनसेंस, कंप्लीट बुलशिट। वो पियर ओमिदियार मदारी था, ये बंदर थे। जब पियर ओमिदियार बोलता है कूंदो, मनीषा पांडे बोलती है कितना हुजूर, कितना कूदना है मेरे को। ठीक है, तो दैट इज गोइंग टू कम डाउन मैसिवली। जब सोरोस और ओमिदियार जैसे लोगों पे लॉफेयर चलना शुरू होगा, जो मैं विश्वास रखता हूं कि कैश पटेल उन पे लॉफेयर करेंगे। कैश पटेल इज द न्यू FBI चीफ। करेक्ट। तब जो एडवांटेजेस हैं वो शुरू होंगे। दूसरा एडवांटेज इसमें क्या है कि अब हमको हमेशा डर था कि अगर हम ये सब इलीगल लोगों को वापस भेज दें, 3 करोड़ बांग्लादेशी हैं, उनको भेज दें, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या करेगा? जब अमेरिका, जो अपने आप को इंटरनेशनल कम्युनिटी मानता है, लेट्स बी क्लियर, इंटरनेशनल कम्युनिटी मींस व्हाट अमेरिका थिंक्स। जब अमेरिका खुद कर रहा है, वो क्या हमको बताएंगे? तो हम वापस कर सकते हैं जो भी नाउ इज द बेस्ट टाइम फॉर अस। और तीसरा जो हमको रोक रहा था वो शेख हसीना थी, क्योंकि वो हमारी दोस्त थी। अब वो भी चली गई हैं, अब हमको रोक कौन रहा है भाई? आपने देखा नहीं है पिछले 2 महीने में, जब से ट्रंप जीता है, ट्रंप जीतने के बाद ही सब बांग्लादेशी अरेस्ट होना शुरू हुए हैं ना। अब ये बाढ़ में बदलने वाला है, देखते रहिए। एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट द नॉर्थ ईस्ट? बिकॉज जो हमारे मणिपुर में भी जो एक चीज हुई, ये बांग्लादेश से सप्लाई आ रहा है। हाँ, और देखिए बर्मा से भी आ रहा है, पर वो बर्मा सरकार की वजह से नहीं है। 1/3 बर्मा अब ये रेबेल ग्रुप्स के नीचे है। ठीक है, तो वो दूसरे वजह से आ रहा है। म्यांमार की सरकार ये अलाउ नहीं करता है, ये रेबेल ग्रुप्स करते हैं। पर बांग्लादेश में जो ISI चीफ ये सब जा रहे हैं, वो इसी के लिए, यू नो, स्टरिंग द पॉट जिसे कहते हैं, उसलिए जा रहे हैं। वो थोड़ा और खराब होगा सिचुएशन। और इंसर्जेंसी सिचुएशन जब शुरू हो जाते हैं ना, उसको सॉल्व करने में यार 15, 20, 30 साल लग जाते हैं। पंजाब के इतना टाइम लगा हमको सॉल्व करने में। कश्मीर फाइनली सॉल्व हुआ है, मोर और लेस। उसको कितना टाइम लगा सॉल्व करने में? जब एक ये पीपल फॉरगेट, असम में भी तो था, है ना, नॉर्थ ईस्ट में देयर वर ह्यूज इंसर्जेंसीज हैपनिंग। The only time when the Indian Air Force was used in a counter-insurgency situation was the bombing of, what was it, Aizol?
So with Trump coming to power, काफी जियोपॉलिटिकल बैलेंस अगर मैं बात करूं, whether it is China there, whether it's Russia, Ukraine, थोड़ा सा उनमें भी एक we're looking at we would want a peaceful situation. He guaranteed कि he is going to be able to strike that deal. And the deep state, which is known कि भाई यहाँ पे कलेश करवाना है, यहाँ पे लड़ाई कराना है. आप देखते हैं इसके रिजल्ट्स आते हुए अगले 4-6 महीने में वर्ल्ड पीस के एंगल से, फ्रॉम एन इंटरनेशनल पीस बिल्कुल. सिचुएशन? आप देखिए जो कश्मीर में जो समाधान हुआ है, इससे सबसे बड़ा जख्म किसको लगा है? ये राधा कुमार, वो कश्मीरी जो 5 स्टार होटल से 5 स्टार होटल जाके पीस, ये टाइम्स ऑफ इंडिया क्या हिंदुस्तान किसने वो अमन की आशा होता था. अरे अमन का तमाशा है. अमन का तमाशा किसने शुरू किया था? टाइम्स ऑफ इंडिया ने शुरू किया था ना. उनका सब वो भांडा फूट गया, दुकान बंद, वो सब नहीं चलने वाला है. ठीक है. सो देयर इज अ ह्यूज लॉबी ग्रुप दैट गोज बिजनेस क्लास 5 स्टार होटल टू 5 स्टार होटल, जिनका सबका ये बंद होने वाला है. ये पूरा क्लाइमेट चेंज, DEI, ये सब जो फ्रॉड स्कैमस्टर्स थे, और वो दे आर एग्जैक्टली ये जो DEI करते हैं, जो ब्लैक रॉक और ललित मोदी, वैसे इट्स क्वेश्चनेबल इफ ललित मोदी इज अ फ्रॉड, बट हु इज द ज्वेलर? नीरव मोदी और ब्लैक रॉक एक ही है. ठीक है. सेम थिंग. उन सब का अब ये खत्म होने वाला है. But they're going to strike back at Trump. Of course they're going to strike back. पूरा corporate America, पूरा big tech, the Gates Foundations and all these foundations. अगर आप अमेरिका में ट्रम्प 1 इतना डिसाइसिव नहीं था जितना ट्रम्प 2 है. क्यों? क्योंकि उसको अब पता है कि दुश्मन कहाँ है और कहाँ हिट करना है ना. दुश्मन ने अपनी बहुत जल्दी से अपना शक्ल दिखा दिया, और अब ट्रम्प को पता है कहाँ. और इसका नॉकडाउन इफेक्ट, जैसे बांग्लादेश में नॉकडाउन इफेक्ट होगा, आप देख लीजिए. ये सरकार 2-3 साल में, ये मोहम्मद यूनुस का सरकार है ना, जैसे हसीना आपा के ब्रा निकाल के नाच रहे थे, मोहम्मद यूनुस का चड्डी निकाल के बांग्लादेशी टीवी पे फहराया जाएगा. देखते रहो. एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट जो ये एक बात फैलाई गई राहुल गांधी एंड को के द्वारा और सबके द्वारा कि भाई देखो मोदी जी डेस्परेट थे, ट्रम्प की इनॉग्रेशन में आए बिना उनको नींद नहीं आ रही थी रात को, पर जयशंकर जी गए, कई दिन तक बैठे रहे वहां कि भाई मोदी जी को एक इनविटेशन आ जाए, पर इनविटेशन नहीं आ पाया. भाई देखो, व्हाट डू यू थिंक अबाउट ट्रम्प एंड मोदी जी's relationship? It's a very good relationship. You sure about it? 100%. It's a very good relationship. पर जैसे मैं बोलता हूँ, हर रिलेशनशिप में पति खुर्राटे लेगा, बीबी थोड़ा नमक डाल देगी ज्यादा दाल में, ये बस यू कांट गेट अ 100. ये कोई स्नप था, एक छोटा सा मैसेज या स्नप था? क्योंकि जयशंकर को कहाँ बिठाया गया था? जो प्रोटोकॉल क्या होता है, राष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर मंत्रीगण. ट्रंप के इनॉग्रेशन में आपने क्या देखा था? बाकी सब ने प्रोटोकॉल फॉलो किया. जो मंत्रियां थे, जो बाकी क्वाड के, ऑस्ट्रेलिया और जापान और जापान में तो राइट विंग गवर्नमेंट है, उनको भी 3rd या 4th रो में बिठाया गया था. जयशंकर को इक्वेडोर के राष्ट्रपति से भी ऊपर आइल पे फ्रंट सीट पे बैठाया गया. ये कैसा, अगर ये स्नब है भाई, और स्नब करूंगा. ठीक है ना. ये सब अफवाहें. मेरे को पता है कांग्रेस ने एक्चुअली कैंपेन, दे वर होपिंग दैट जयशंकर वुड बी सीटेड इन द 3rd रो और इवन वर्स. दे हैड एक्चुअली प्रिपेयर्ड अ होल सोशल मीडिया कैंपेन अबाउट इट. और जब उनका सीटिंग दिखाई दिया, एकदम चुप हो गए. सो एक ये भी बात कही गई कि व्हेन प्राइम मिनिस्टर मोदी वेंट देयर लास्ट ईयर, इवन बिफोर लास्ट ईयर, आई थिंक 2023 के एंड में गए थे, तब he did not meet Trump when Trump was saying, my friend Modi, I'll be meeting my friend Modi. And they were saying कि Modi was pretty sure कि Trump की वापसी होनी बड़ी मुश्किल है. And he went on to meet, I think, Biden at Wilmington में गए थे या कहाँ पे गए थे मिलने. तो कहा जाता है that Trump has held this against Prime Minister Modi कि भाई ये तब मेरे पास नहीं आए थे. And Trump is someone who nurses those grudges. But I think the one thing we've learned is Modi, for all his faults, he's a fantastic human person. वो जैसे the only person I know जिसके साथ मोदी ने attempt किया पर बहुत
सफल नहीं हो पाए। सफल नहीं हो पाए क्योंकि वो एक क्लास डिफरेंस था जो उस बंदे को एक बहुत घृणापूर्वक दृष्टिकोण था मोदी से, वो था बराक ओबामा। Okay. आप सोचिए मोदी के पास कौन था, इतना निकटतम कौन था कि मोदी के सूट पे नरेंद्र मोदी मोनोग्राम उसको दिखाई दे। एक ही बंदा था, बराक ओबामा। बस एक ही बंदा था जो वो लीक कर सकता था कि जूम करो इस पे, और कोई नहीं देखता। मेरे को पता है अमेरिकन डेलीगेशन ने खुद बोला कि ओबामा ने किसी को बोला था, न्यूयॉर्क टाइम, आई फॉरगेट व्हिच कंपनी। Obama is also that typical. Obama is a scumbag. He's a scumbag of the worst kind. And liberals are always like, what a man, देखो so soft spoken, ये पूरा so DEI sophisticated. वोकरी सब इसी ने शुरू किया था ना। ये रशिया collusion hoax, he started it. He is the one who started it very next day after Trump won. No bad There blood. is no I bad think blood. all on the balance of, देखिए, rumor versus evidence. If you take the evidence, there is no bad blood. If you take the rumor, Trump is going to bomb India tomorrow and destroy India. अब आप you make up your mind. Great. Abhijit, we've covered a whole range of things, and जाने से पहले ना, I would want you to predict what's happening in the Delhi elections. क्या लग रहा है आपको? You know, आप मैं पनौटी हूँ ना। हाँ, तभी मैंने कहा आपसे पूछूं, आपकी क्या प्रेडिक्शन है, फाइनल प्रेडिक्शन? यशस्वी चिरंजीवी जी श्री जेपी नड्डा के नेतृत्व में 70 सीट वाले दिल्ली असेंबली चुनाव में भाजपा की भारी बहुमत से विजय होगी। 5000 सीट जीतेगा भाजपा। चलिए, आप मानोगे नहीं सर, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। दर्शकों, अगर भाजपा 5000 सीट नहीं जीता तो करण जी इसी प्रोग्राम पे नंगा नाच करेंगे। चलिए जी, बहुत बढ़िया। इसी नोट पे हम लोग करते हैं समाप्ति। वी कवर्ड अ होल रेंज ऑफ इश्यूज। इट वाज लवली हैविंग अभिजीत। अभिजीत इज ऑलवेज इन हिज कैरेक्टर। और आज मैं ऑफिशियल पॉडकास्टर बनाऊं, बिकॉज जब तक आपने अभिजीत अय्यर मित्रा जी के साथ नहीं किया पॉडकास्ट, तब तक माना नहीं जाएगा कि आप पॉडकास्टर हैं। तो आज ऑफिशियली मैं उस कैटेगरी में आ गया हूं। दिस इज अ फर्स्ट ऑफ मेनी टॉक्स वील हैव विद अभिजीत। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू द चैनल, राइट टू अस इन कमेंट्स, और बताइए किनसे आप रूबरू होना चाहेंगे। और ज़रूर कमेंट में कमेंट भी लिखिएगा, क्योंकि उसका एंगेजमेंट फिर बढ़ता है। और ज़रूर अपना बी श्योर दैट यू होल्ड हिम अप इफ बीजेपी डज नॉट गेट 5000, वो नंगा नाच करेंगे। चलिए, थैंक यू।